वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, जहां पर हम आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से जुड़े हर सवाल का जवाब अब देंगे हमारे सवाल जवाब के इस पूरे सेशन में। और नसरीन मामा जी, सीईओ फाउंडर मनी वर्क्स फाइनेंशियल सर्विसेज, मेरे साथ जुड़ गई हैं। नसरीन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में, जहां पर अब लगभग आधे घंटे हम दर्शकों से बातचीत करेंगे और उनकी समस्या का समाधान करवाएंगे। पहला सवाल यूट्यूब के ज़रिए ऋचा भार्गव का मैं लेना चाहती हूँ। और नसरीन, ऋचा जो है आपसे पूछ रही हैं कि एसआईपी को स्टेप अप करने के फ़ायदे क्या होते हैं। और 5 स्कीम्स हैं म्यूचुअल फ़ंड की जिसमें वो निवेश कर रही हैं। लगभग 4,500 रुपये की उनकी एसआईपी है। 10% एसआईपी को स्टेप अप करने का उनका इरादा भी है। और अगर वो स्टेप अप कर लेती हैं तो 7 साल के अंदर, उन्होंने ये अंतराल अपने लिए रखा हुआ है, 7 साल में वो कितना कमा पाएंगी, ये उनका सवाल है। कुछ फंड्स टाटा स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप है उनके पोर्टफोलियो में। और इसके बाद पराग पारे का फ्लेक्सी कैप भी है और एक पैसिव फंड भी है निफ्टी 50 इंडेक्स का। और कुल मिला के 4,500 रुपये की एसआईपी। 7 साल का समय, कितना रिटर्न होगा, और 7 सालों में वो 10% स्टेप अप करेंगी हर साल। स्टेप अप करने के फ़ायदे। पहले मैं रीता जी को कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे फंड्स को सिलेक्ट किया है। There is no change in any of the funds that she has already recommended, that she's already started. उनकी asset allocation भी complete है. She's got mid cap, small cap, multi cap. So all the sectors she's very effectively covered, including large cap also. So congratulations on that. Very important question जो step up की बात की है आपने. Now every year आपकी इनकम शायद बढ़ेगी और इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा by 5 to 7%. So it is very important कि आप आपकी इनकम के जरिए एक्स्ट्रा इनकम जो आप अर्न कर रहे हैं वो आप इन्वेस्टमेंट और निवेश में डालिए rather than spending that increased income. So that is the meaning of the step up, that every year आपकी इनकम शायद between 5% और 10% इंक्रीज होगी, लेकिन आपके एक्सपेंसेस स्टैटिक रहेंगे. आपकी एक्सपेंसेस 10% नहीं बढ़नी चाहिए, सो दैट आप ये जो एक्स्ट्रा इनकम है, जो सरप्लस आपने क्रिएट किया है, वो आप निवेश में डाल दीजिए और यही अमाउंट आपको लेटर ऑन रिटायरमेंट में या आपको जो भी खर्चे होंगे बाद में, आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हो. फिलहाल आप इन्वेस्ट कर रहे हो 4,500 महीने, और अब सपोज हम कंसिडर करें कि आपकी रेट ऑफ रिटर्न होगी 15%. उस हिसाब से आपकी फ्यूचर वैल्यू या आपकी कॉर्पस होगी 8,50,000 रुपीज आफ्टर 7 years. जो आपने सवाल पूछा है कि 7 साल के बाद मैं 4,500 रुपये महीने डालूंगी और एवरी ईयर मैं स्टेप अप करूंगी, तो अप्रोक्सीमेटली 8,50,000 रुपीज आप कमा पाएंगी. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। और अगली दर्शक हमारे साथ हैं शालिनी प्रसाद। और इन्होंने जो अपना पोर्टफोलियो बनाना है उसमें वो आपसे सलाह चाहती हैं। ज़रूरी होमवर्क जो है वो क्या करें निवेश करने से पहले, ये उनका सवाल है। और म्यूचुअल फ़ंड में हर महीना कितनी राशि डालनी चाहिए, और अपनी आय का, अपनी कमाई का कितना हिस्सा आपको म्यूचुअल फंड्स में डालना चाहिए निवेश के लिए, ये जानना चाहती हैं। और निवेश करने से पहले क्या होमवर्क करें, किन किन बातों का ख्याल रखें, ये भी जानना चाहती हैं। तो बहुत ही बढ़िया सवाल है। और फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर या बिगिनर इन्वेस्टर हम कह सकते हैं शालिनी है। और शालिनी के जवाब के ज़रिए वो तमाम दर्शक जो शायद म्यूचुअल फ़ंड के ज़रिए शेयर बाज़ार में आना चाहते हैं, उनको आप सीख दे पाएंगी। तो क्या क्या होमवर्क कर लेना चाहिए नसरीन, हमारे शो को रोज़ाना देखने के अलावा? नंबर 1 एडवाइस है कि आप जितना ही एजुकेट कर सके अपने आप को, तो उसके जरिए, यूट्यूब के जरिए, what is mutual fund, how does SIP work, what is STP, what is systematic withdrawal plan, what is systematic transfer plan, what is the meaning of equity, what are the different kinds of equity funds, जैसे लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, ऐसे nearly 13 to 15 categorizations है between equity, debt and hybrid, which is combination of equity and debt. तो आप किस इन्वेस्टमेंट की बेस्ट कैंडिडेट है, आपकी टाइम स्पैन क्या है? पहले आप कुछ इन्वेस्टमेंट 1 साल के लिए करना चाहोगी, कुछ इन्वेस्टमेंट अप टू 3 years के लिए करना चाहोगी,
कुछ इन्वेस्टमेंट आप 5 to 10 years के लिए करना चाहूंगी, और कुछ इन्वेस्टमेंट आप फ्यूचर रिटायरमेंट के लिए करना चाहूंगी। तो पहले अपनी खुद की जरूरत एक टाइमलाइन आप बना दीजिए। उस हिसाब से लेस देन 1 year जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसकी बेस्ट चॉइसेस है मनी मार्केट फंड या ओवरनाइट फंड, लो ड्यूरेशन फंड, आर्बिट्राज फंड। ये सब इन्वेस्टमेंट्स बिटवीन 6 months टू 0 to 6 months, 9 months बहुत परफेक्ट है। उसके बाद आपकी जो जरूरत है 1 to 3 years सेगमेंट में, वो हम मिड टर्म सेगमेंट कहते हैं। उसके लिए आपको कौन से फंड सिलेक्ट करना चाहिए? वो होगी आपकी डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स या हाइब्रिड फंड्स, जो इक्विटी में भी इन्वेस्ट करे, डेट में भी इन्वेस्ट करे, और कभी कभी कमोडिटीज एंड गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो हम मल्टी एसेट फंड्स कहते हैं। सो दैट इज योर मिडिल टर्म पोर्शन। जो भी इन्वेस्टमेंट आप 5 या 7 years से ज्यादा आप कर सकते हो, वहां आपकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो 70 to 80%, 100% इक्विटी फंड्स में भी हो सकती है, लेकिन आपके एज के हिसाब से। थंब रूल है कि एज 100 minus your age should be in equities, but that of course is a thumb rule. आपने ऑल्सो सवाल पूछा है कि मैं कितना इन्वेस्ट कर सकती हूँ, तो वो भी एक थंब रूल है कि 50% ऑफ आवर इनकम विल गो इनटू फिक्स्ड एक्सपेंसेस, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, रेंट है, फूड है, इंटरनेट का खर्चा है, स्कूल फीस पॉसिबल है, ऑल दैट इज आर फिक्स्ड एक्सपेंसेस। 30% will go into variable expenses such as recreation, movies, shopping, outings, etc. And 20% of your income should go into savings. जो आपकी EMI है वो आपकी 50% कंपोनेंट में आनी चाहिए, बिकॉज वो फिक्स एक्सपेंस होगी एवरी मंथ। तो EMI will include anything which is fixed every month will be in the 50% component. 30% इज वेरिएबल, जो आप वो कम कर सके तो आप इंक्रीज सेविंग्स भी कर सकते हो। 20% मिनिमम आप सेव करना चाहोगे। दैट अगेन, इफ यू आर मैरिड विद चिल्ड्रन एटसेट्रा, आप घर में रहते हो आपके पेरेंट्स के होम में, तो आपकी सेविंग्स काफी ज्यादा हो सकती है, बिकॉज आपको रेंट पेमेंट की जरूरत नहीं है, फूड बिल शायद आप पे नहीं कर रहे हो, तो उस हिसाब से आप डेफिनेटली सेविंग्स बढ़ा सकते हो। सो दैट इज दीज आर टू थंब रूल्स व्हिच आई हैव शेयर्ड विद यू। एंड नॉर्मली हम कहते हैं कि आप इक्विटी सिलेक्ट करें फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ओके, बिकॉज लॉन्ग टर्म प्लानिंग में मार्केट जैसे निफ्टी या सेंसेक्स आपको बेस्ट रिटर्न्स दे सकती है, विच इज ओवर एंड अबव इन्फ्लेशन। सो टुडे हमारी इन्फ्लेशन रेट है इज बिटवीन 5 to 7%। सो आपको उससे ज्यादा कमाएंगे तो ही आपका रियल रिटर्न होगा, उससे कम कमाएंगे तो आप नेगेटिव में जाएंगे, और इक्वल कमाएंगे तो आप वहां ही वहां रहेंगे। तो उसको देख के इन्फ्लेशन रिटर्न्स और दोनों को बैलेंस करना काफी जरूरी है। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आप एजुकेट करें अपने खुद को, यूट्यूब देखे, शोज देखे, पढ़िए फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स, और ये इंडस्ट्री को अपने तरह से जी आप इंफॉर्मेशन ले और अपने बिल्कुल लिए अडेप्ट बिल्कुल। कीजिए। तो वो हमारे साथ बेनी दास भी एक हमारे दर्शक जुड़ गए हैं फ़ोन लाइन पर, लेकिन उनके पास मैं जाऊं उससे पहले एक छोटा सा जवाब मैं चाहूँगी आपसे, क्योंकि हम जानते नहीं हैं कि शालिनी लाइफ स्टेज के किस मुकाम पर पहुंची हैं फ़िलहाल, लेकिन जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है, आप अपनी अलग अलग लाइफ स्टेजेस में जाते हैं, तो आपके ऊपर आर्थिक जिम्मेदारियाँ भी बढ़ती हैं, उसके हिसाब से हो सकता है आपकी प्लानिंग को थोड़ा सा आपको बदलना भी पड़े। ज़रूरी है कि आप शुरुआत करें, शुरुआत करके अपने निवेश को बढ़ाने की भी कोशिश करें, लेकिन अगर डिविएट भी हो जाएं, क्योंकि बहुत दूसरी चीज़ें भी होती हैं जो आपको अपनी लाइफ में फैक्टर इन करनी पड़ती हैं निसरीन, तो अब ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि अपने इन्वेस्टमेंट्स को आप इंटैक्ट रखें। कहीं ना कहीं आप पैसा थोड़ा बहुत ही सही, अगर कम भी राशि का हो भले, लेकिन निवेश लगातार करते रहें। क्या कहेंगे? तो डेफिनेटली फॉर अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हम इनफैक्ट सजेस्ट करते हैं कि आप डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स में इन्वेस्ट करें, जो कॉम्बिनेशन है बिटवीन इक्विटी एंड डेट। यहाँ इक्विटी सेविंग्स आप इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ उनकी आपकी जो प्रोपोर्शन है इक्विटी के बिटवीन 20 to 30% होनी चाहिए। उसके ऊपर कुछ आर्बिट्राज जो आपको थोड़ी स्टेबिलिटी देंगी पोर्टफोलियो में, और 30 to 40% बॉन्ड्स। तो इस हिसाब से आपकी इक्विटी एलोकेशन कुछ कम होगी, बिकॉज आप नए इन्वेस्टर हो, तो आप शायद
वॉलेटिलिटी को आप नहीं ले सके, जब भी आप मैच्योर इन्वेस्टर होगे, मे बी आफ्टर कपल ऑफ इयर्स, जब भी आप मार्केट को समझे, तभी आप आपकी इक्विटी एलोकेशन बढ़ाना शुरू करना चाहिए आपको। तो पहले आप मेरे हिसाब से थोड़ा धीरे जाइए, इक्विटी एलोकेशंस कम कीजिए। इक्विटी सेविंग्स फंड एंड बैलेंस एडवांटेज फंड, ये दो कैटेगरीज है जो काफी स्टेबिलिटी ला सकती है आपको पोर्टफोलियो में, और रिटर्न्स भी। सो दोनों आपकी ऑप्शंस, आपको रिटर्न्स भी मिलेगी, सेफ्टी भी मिलेगी, लिक्विडिटी भी मिलेगी, और आप कंफर्टेबल हो जाओगे म्यूचुअल फंड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स करने से, और फिर धीरे धीरे आप इक्विटी एलोकेशन बढ़ा सकते हो। मल्टी एसेट जो मैंने पहले मेंशन किया, वो भी बहुत अच्छी नॉविस इन्वेस्टर के लिए स्टेपिंग स्टोन है। जी जी, चलिए, बेनी दास पश्चिम बंगाल से मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार। हाँ, नमस्कार मैम। कैसे हैं सर आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, मैं बिल्कुल ठीक सर। धन्यवाद अपना सवाल हमें भेजने के लिए। आपने 2023 से शुरुआत कर रखी है क्वांट के स्मॉल कैप में, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में, पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में, एचडीएफसी लार्ज और मिड कैप में, और कोटक के मल्टी कैप में 12,500 की आप एसआईपी कर रहे हैं डायरेक्ट प्लान के जरिए। 15 साल में 1 करोड़, बच्चे की पढ़ाई के लिए और आपके रिटायरमेंट के लिए भी 10% का आप टॉपअप करेंगे अपने एसआईपी को। और जो है आपने फ़िलहाल के लिए यही लक्ष्य अपना जो है वो निर्धारित किया हुआ है। कुछ और आपको बदलाव सवाल में करने हैं कि यही सवाल है, कुछ उसमें अभी तक चेंज नहीं हुआ सर? बनीदास जी। पोटेंशियल आईसीआईसीआई पोटेंशियल, ये निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड में मैं पिक करना चाहती हूँ। नहीं, आपने आईसीआईसीआई ये ले रखा है क्या? नहीं, मैंने ये आपको ऐड करना है। आप हाँ 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 हाँ। चलिए ठीक है, बताते हैं आपको ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और राइट निसरीन, ओवरऑल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन आपको कैसा लगता है? थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप की ओर झुकाव ज़्यादा है, लार्ज कैप थोड़ा सा कम है, हालांकि कंसिडर कर रहे हैं एक पैसिव स्कीम। बताइए करना चाहिए कि नहीं? मैंने उनकी परफॉर्मेंस एसेट एलोकेशन को एनालाइज किया, तो वहां हम लोग को लगा, मुझे लग रहा है कि एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप वो उस एसआईपी को स्टॉप करे और उसके स्विच करे आईसीआईसीआई प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड को, जो थीमेटिक फंड है, बिकॉज ऑलरेडी उनके पास मिड कैप्स है। ही इज गॉट पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जिसमें मिड कैप्स होगा, और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ऑल्सो। सो दो फंड्स में ऑलरेडी उनकी मिड कैप एक्सपोजर है। तो टुडे मिड एंड स्मॉल हम सजेस्ट करते हैं कि उसपे काफी फ्रॉथ हो गई है, तो थोड़ी आपकी एसेट एलोकेशन बदल ले। आईसीआईसीआई प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज एक थीमेटिक फंड है, जहां फिलहाल देयर इज अ एक्सपोजर टुवर्ड्स लार्ज कैप एज वेल एज मिड एंड स्मॉल। इट्स स्मॉल रनिंग लाइक अ मल्टी कैप फंड, तो वो आप सब्स्टिट्यूट कर दे और एचडीएफसी लार्ज एंड मिड आप स्टॉप कर दे एसआईपी। आपका सेकंड क्वेश्चन था कि मेरी कॉर्पस क्या होगी 15 साल के बाद, मेरी कॉर्पस क्या होगी। तो हम 15 इयर्स के ऊपर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट शायद आपको 15% मिले, तो आपकी कॉर्पस होगी 11 करोड़। तो आई थिंक यू हैव एंड यू आर डूइंग आल्सो अ स्टेप अप एवरी ईयर। तो आप दोनों तरह से काफी सुझाव, मैच्योर इन्वेस्टमेंट है। आप मंथली एसआईपी भी कर रहे हो और अब 10% एसआईपी बढ़ाना भी सोच रहे हो, एवरी ईयर स्टेप अप करना सोच रहे हैं, तो आपकी 15% रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिले आपको अप्रोक्सीमेटली। ये तो हम सिर्फ फोरकास्ट कर रहे हैं, तो आपकी पूंजी 11 करोड़ होगी 15 साल के बाद। और राइट बनीदास जी, बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा अपने गोल प्लानिंग को भी आपको एक बार रिवैम्प कर लेना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान दे देना चाहिए उसमें। लेकिन उम्मीद करते हैं कि सलाह समझ में आ गई हो और बदलावों को आप अमल में लाएं। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार सवाल और भी हैं और जवाब हम आपको दे रहे हैं लगातार।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर। हम दे रहे हैं लाइव आपके सवालों के जवाब और नसरीन मामा जी मेरे साथ बनी हुई हैं। हमारा अगला सवाल तन्मय चक्रवर्ती जो कि यूट्यूब से पूछना चाहते हैं, उनका मैं लेना चाहूँगी। और इनको बेस्ट SWP प्लान जो है वो समझना है, क्योंकि रिटायरमेंट उनकी बस आने को ही है। और ये कह रहे हैं कि लगभग 5 से 10 लाख रुपए जो है इनको चाहिए होंगे अपने परिवार के लिए रिटायरमेंट के बाद। और 50 से 10 लाख रुपए माफ़ कीजिएगा, इनका इतना इनकी रिक्वायरमेंट होगी। हालांकि मेरे पास बहुत सारी डिटेल्स तो हैं नहीं, लेकिन SWP के ज़रिए पैसे निकालने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है और इन्होंने सोचा भी सही है। डिटेल्स के अभाव में हम बता तो नहीं पाएंगे, लेकिन कैसे ये निकाल पाएंगे, ये SWP की प्रक्रिया आप उनको समझा दीजिए। बिकॉज 50 से 10 लाख रुपए जो इनको निकालने होंगे, ये किस पोर्टफोलियो में से ये निकाले निवेश करेंगे, ये कह रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, 50 to 10 lakhs, 50 से 10 लाख, 5 से 10 लाख रुपए माफ़ कीजिएगा इनको निवेश करने हैं और उसमें से ये SWP चाहते हैं। कितना चाहते हैं हर महीना नहीं पता, लेकिन इन्वेस्टमेंट की रणनीति आप बता दीजिए इनको नसरीन। ठीक है, तो जो मैं समझना चाहती हूँ कि वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं 5 या 10 लाख, एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ इयर्स उनको रिडीम करना है। तो SWP एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट है, प्रोसेस है, जिसे हम सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कहते हैं। तो आपको जो भी कॉर्पस आपने निवेश जो आपने कलेक्ट की है रिटायरमेंट के पहले, और आपको जो भी मंथली एक्सपेंसेस होंगे, आपको फोकस करना पड़ेगा कि मेरी मंथली एक्सपेंसेस होगी, और आपको आपकी पोर्टफोलियो को ऑब्वियसली ये सपोर्ट भी करना पड़ेगा कि जो भी आपकी पोर्टफोलियो मैच्योरिटी अमाउंट है, तभी अभी मेरे पास फिगर्स नहीं है, बिकॉज अभी आपने कहा है कि 5 to 10 lakhs आप इन्वेस्ट करेंगे। कितने साल आप ये इन्वेस्ट कर सकते हो, जब भी आपका रिटायरमेंट एज, ये हम अक्यूमुलेशन फेज कहते हैं। तो आज से रिटायरमेंट तक आपकी अक्यूमुलेशन फेज है, जहां आपकी जो इन्वेस्टमेंट है 5 to 10 lakhs वो बढ़ेगी। जब भी आप रिटायर हो जाएंगे, तभी आपकी डिफर्मेंट स्टेज शुरू होगी। यहाँ आपको हर महीने एक फिक्स अमाउंट आपके अकाउंट में सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। नॉर्मली हम कहते हैं कि आपकी SWP 6 to 8% से ज्यादा ना करे, तो 6% के जरिए 0.5% पर मंथ आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे एवरी मंथ, और 8% आप विड्रॉ करें, 8 to 9%, तो आपकी विड्रॉल होगी 0.70%। तो ये आपकी पोर्टफोलियो में कैपिटल अप्रिसिएशन भी होगा, लेकिन फुल विड्रॉ करने में हम आपको मना करते हैं, और हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप 2 जरिए से कमाएंगे, कैपिटल अप्रिसिएशन प्लस विड्रॉल। जो आपको एक्सेस अमाउंट जो है आप पोर्टफोलियो में ही रखिए, उस हिसाब से आपकी पोर्टफोलियो भी बढ़ेगी और कंटिन्यू करेंगी आपकी पूरी रिटायरमेंट पीरियड तक। बिकॉज काफी जरिए हम 60 एज पे रिटायर करते हैं, लेकिन आज बिकॉज मेडिकल साइंस बढ़ी है, हम खुद अपने डाइट और एक्सरसाइज और स्लीप पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो आपकी रिटायरमेंट पीरियड 20 या 25 साल हो सकती है। उस टाइम के लिए आपकी कॉर्पस काफी होनी चाहिए कि आपको सपोर्ट करे और हर महीने आपको कुछ विड्रॉल मिल सके। तो प्लीज बी केयरफुल कि लॉन्जेविटी इंक्रीज हो रही है, तो आपकी कॉर्पस को आपकी रिटायरमेंट पीरियड तक बिल्कुल। लास्ट होनी चाहिए। और कभी कभी हम चाहेंगे कि हम एस्टेट प्लानिंग के लिए हमारे जी बच्चों के लिए छोड़ें। बिल्कुल, तो बहुत ज़रूरी है कि आपको इस तरह से रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए और थोड़ी सी और डिटेल हमें मिले तो हम बेहतर प्लानिंग आपकी कर पाएंगे। बहरहाल समय समाप्त हो चुका है नसरीन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की